ये मेरा सौभाग्य था कि मैं महाराष्ट्र में उस समय पैदा हुआ जब बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रभाव वहां बहुत ज्यादा था। एक दलित समाज से होने के बाद भी मेरे गांव में आर्य समाजी वातावरण था, जिसके कारण सबको बराबर समझा जाता था। यहां तक कि अकाल के वक्त जहां दूसरे गांव में दलितों को भेदभाव सहना पड़ता, वहीं हमारे गांव में एक ही कुएं से हर जाति का व्यक्ति पानी पी सकता था, और वो भी खुशी खुशी। मैंने या मेरे परिवार ने कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं सहा। हमें बराबरी का हक मिला था, लेकिन फिर भी मैं दलितों की व्यथा को समझ सकता था। उनकी स्थिति हमसे छिपी नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की, और आने वाले समय में वो 100 अरबपतियों को बनाने का सपना संजोए हुए हैं। जी हाँ, ये बोल हैं एक गांव से उठकर सालों की मेहनत से अरबपति बनने वाले दलित बिजनेसमैन मिलिंद कांबले के। मिलिंद कांबले जो आज के समय में दलितों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन कैसे वो एक गांव से उठकर आज अरबपति व्यापारी बने। अपनी इस वीडियो में हम आपको मिलिंद कांबले की कहानी को जानेंगे, साथ ही कैसे वो इतने बड़े स्तर पर पहुंचे ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये इंस्पिरेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। 17 फरवरी 1967 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के चोबली गांव में प्रहलाद भगवान कांबले के घर बड़े बेटे के रूप में जन्मे थे मिलिंद कांबले। उनके पिता ने औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, और उसी महाविद्यालय के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम मिलिंद रखा था। मिलिंद कांबले का गांव चोबली पर आर्य समाज लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, और इस कारण उनकी सोच का प्रभाव गांव में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। आर्य समाजी लोग शिक्षा, समाज सुधार पर ध्यान देते हैं और ऊंच नीच जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, जिस कारण अकेले उनके गांव में ही जातिगत भेदभाव का असर नहीं था। इतना ही नहीं, मिलिंद के पिता की परवरिश भी एक स्वर्ण जाति से आने वाले अन्ना राव पाटिल ने ही की थी, क्योंकि उन्होंने 7 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। अन्ना राव पाटिल ने प्रहलाद भगवान कांबले की परवरिश बहुत अच्छे से की और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी। एक दलित होते हुए भी उन्हें जातिगत भेदभाव नहीं सहना पड़ा था। इसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव गए, जहां वो एक और स्वर्ण बाला साहब पाटिल ने उनकी मदद की थी। स्वर्णों की मदद का ही नतीजा था कि जिला परिषद स्कूल में उनकी सरकारी नौकरी लग गई। उनका जीवन स्वर्णों की तरह ही भरपूर खुशियों और अभावों के बिना ही बीत गया था। उन्हें इस बात की खुशी और सुकून है कि कम से कम उन्हें आसपास के गांवों की तरह भेदभाव वाले माहौल में नहीं रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि केवल एक गांव की सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए उनका मजबूत होना भी जरूरी है। सरकारी नौकरी ने पिता का ही नहीं बल्कि मिलिंद का भी सम्मान बढ़ा दिया था। उनकी दी गई शिक्षा के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जहां दूसरे गांव में दलितों की बस्ती में स्वर्ण जाते तक नहीं थे, वहीं उनके पिता से शिक्षा लेने के लिए वो स्वर्ण जाति के लोग दलित बस्ती में आते थे। मिलिंद खुद मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा के कारण 1983 में 10वीं की परीक्षा देने के बाद नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा में एडमिशन करवा दिया। यहाँ वो पहली बार कॉलेज विजिट के दौरान एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर विलास बियानी से मिले थे, जो 5 सालों से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, और उनके पास एक पर्सनल जीप थी जो उन्होंने टेंडर के मुनाफे से लिया था। बियानी उनके कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट रह चुके थे। उन्होंने विजिट करने आए छात्रों को बताया कि कामयाब होने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। बिना कठोर निश्चय और मेहनत के कामयाबी कभी नहीं हासिल हो सकती। वहीं उन्होंने ये भी तय कर लिया कि वो कारोबारी बनेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अपनी पढ़ाई के दौरान मिलिंद दलित पैंथर्स के संपर्क में आ गए थे। वहां उन्होंने देखा कि दलित पैंथर्स दलितों के लिए केवल लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, बल्कि वो दलितों को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने ये भी देखा कि दलित सरकारी अधिकारी आंदोलनों में आते तो थे, लेकिन पुलिस के आने के बाद वो अलग हो जाते थे। धीरे धीरे मिलिंद को पता चला कि अगर सरकारी नौकरी वालों को गिरफ्तार कर लेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने और तय किया कि वो किसी भी हाल में सरकारी नौकरी तो नहीं करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए संपर्क में आए और उनके
कई दोस्त बन गए। साल 1987 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद भी, पिता के बार बार समझाने के बाद भी वो सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं हुए। कारोबार करना चाहते थे लेकिन पिता की मदद नहीं लेना चाहते थे। लेकिन माँ यशोदा ने उनकी जिद देखी और मिलिंद के हाथों में 500 रुपए देकर कहा कि वो इसे सोच समझकर खर्च करे। जेब में 500 रुपए और आंखों में बड़ा कारोबारी बनने का सपना लेकर मिलिंद पुणे आ गए। लेकिन अब जरूरी था कि कारोबार शुरू करने से पहले कारोबार के गुण सीखे जाएं और जॉब महालगी एसोसिएट्स नाम की इस कंपनी में मिलिंद को पहली नौकरी मिली और सैलरी थी 700 रुपए। मिलिंद ने फिर महर्षि कर्वे संस्था नाम की दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली और यहाँ उन्होंने एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया। लेकिन यहाँ कंपनी मालिक के बहुत बड़े भ्रष्टाचार के बारे में मिलिंद को पता चल गया और वो लोगों की जिंदगी से किसी कीमत पर खिलवाड़ करने के लिए तैयार नहीं हुए। मजबूरन उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद मंत्री हाउसिंग कंपनी में उन्हें 3,750 रुपए महीना सैलरी में नौकरी मिली। अपनी तीसरी नौकरी के दौरान ही उन्होंने मिलिंद कामले सिविल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स नाम से अपनी कंपनी शुरू की। वो छुट्टी वाले दिन अपने लिए काम तलाशते थे और ये तलाश खत्म हुई उनके पहले ठेके से, जब पुणे के बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बाउंड्री वॉल बनाने का काम ठेका मिला। काम छोटा था लेकिन फिर भी मिलिंद को पहला मौका मिला था और इस जगह पर उनके 2 स्वर्ण दोस्त भी काम आए जिन्होंने उन्हें 10,000 रुपए दिए थे। इस काम से बीएमसीसी के प्रिंसिपल काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मिलिंद को महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था में मरम्मत का काम का एक ठेका भी दिलवा दिया। अपनी नौकरियों के दौरान उन्होंने न केवल काम के गुण सीखे बल्कि मजदूरों के बारे में भी जाना, मिस्त्रियों के कामकाज के तरीके सीखे, उनकी दिक्कतों समस्याओं को भी जाना समझा और सभी तौर तरीकों को जानकर उन्होंने इस इंडस्ट्री में पूरी तरह से कदम रखा। इस दौरान उनकी मुलाकात अनिल मिश्रा से हुई और दोनों ने साथ मिलकर सफलता के झंडे गाड़े। यहाँ भी मिलिंद दलित थे तो वहीं अनिल मिश्रा ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों की जाति कभी उनकी सफलता के आड़े नहीं आई। 19 मई 1995 को मिलिंद ने सीमा से शादी की। मिलिंद तब तक एक बड़े व्यापारी बन चुके थे। मिलिंद ने कभी भी भ्रष्टाचार, नाइंसाफी, अत्याचार या गलत लोगों के सामने सर नहीं झुकाया। साल 2005 में मिलिंद ने तय किया कि वो दलित वर्ग को भी व्यापार में बढ़ावा देंगे और इसके लिए उन्होंने दलित विचारक चंद्रभान के साथ मिलकर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की, जिसे डिक्की भी कहा जाता है। उनका मकसद है कि वो दलितों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए वो दलित कारोबारियों को एकजुट कर रहे हैं। आज यूके, यूएई, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में भी डिक्की की शाखाएं खुल चुकी हैं। आज डिक्की दलित उद्यमियों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना, वेंचर कैपिटल फंड या क्रेडिट इनहाउस स्कीम जैसी योजनाओं के तहत दलित उद्यमियों की 50,000 से लेकर 15 करोड़ तक का कर्जा लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मिलिंद कहते हैं कि देश में बिजनेस लीडर तो बहुत है लेकिन दलित लीडर नहीं और डिक्की के जरिए देश में दलित बिजनेस लीडर बनाने की पहल शुरू हुई है। वो चाहते हैं कि दलित इतने मजबूत हो जाएं कि वो देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे। किसी भी काम में सफल होने के लिए आपका उस काम के प्रति समर्पण और उस काम के प्यार होना बहुत जरूरी है। तभी आप दिल लगाकर काम कर सकते हैं और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मिलिंद की ये स्पेशल स्टोरी, इंफॉर्मेटिव स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।